हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पर। तो आज हम आपके लिए फिर से एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब का नेचर कैसा होता है। उसके बाद हमने देखा कि प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी आपस में बराबर होती है। उसको प्रूव भी किए थे, है ना। तो प्लेन मिरर पार्ट 1 देख लिए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी पढ़ लिए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं और भी बहुत सारी बातें हम लोग को प्लेन मिरर से रिलेटेड सीखना है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे और उसके बाद फिर जो बच जाएगा उसको पार्ट 3 में देख लेंगे, है ना। तो कुछ हद तक के आज कवर अप करते हैं हम लोग। तो हेडिंग लगाइएगा या फिर वही हेडिंग आपका रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कुछ हद तक पढ़ लिए थे और कुछ बाकी है अभी प्लेन मिरर में। जैसे क्या क्या बाकी रह गया होगा, तो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि प्लेन मिरर से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा कि प्लेन मिरर के सामने वस्तु को आप कहीं पर भी रख दो, वस्तु से दर्पण की दूरी और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी आपस में बराबर होती है। उसके बाद हम लोग इमेज लोकेशन फाइंड करने के लिए सीखे कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने कहीं पर भी रख दिया जाए तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, रे डायग्राम से सीखे थे। अब हमको क्या सीखना है, तो प्लेन मिरर में और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये है कि मान लो कि अगर प्लेन मिरर के सामने में कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है ना बाबू, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों आपस में बराबर होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हमको प्लेन मिरर के सामने, है ना, दर्पण के सामने अगर हमको अपना सुंदर सा चेहरा देखना है, फुल इमेज देखना है, तो उस दर्पण की हाइट, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। तो आंसर है कि हमारे हाइट का आधा हाइट का अगर दर्पण रहेगा तो हम अपना पूरा इमेज देख लेंगे। अब ये दोनों चीज को हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। एक तो ये कि दर्पण के सामने अगर हम खड़े हो गए तो हमारा जो इमेज का हाइट है वो हमारी हाइट के बराबर होगा। दूसरा ये कि अगर हमको मिरर में अपना फुल इमेज देखना है तो हमारे हाइट के आधे हाइट का अगर मिरर रहेगा तो हम अपना फुल इमेज देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज को प्रूफ करेंगे। उसके बाद डेविएशन देखेंगे कि अगर प्लेन मिरर के सामने कोई इंसिडेंट लाइट आ रही है तो वो कितना एंगल पे विचलित होती है, ठीक है। उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट ऐड करते जाएंगे। शायद ये आपका तीसरा पॉइंट हो सकता है ना। तीसरा दूसरा देख लेना। आप ये पॉइंट ऐड करो कि समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इस चीज को प्रूफ भी कर लेंगे। प्रूफ करके अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे। प्रूफ कर लेते हैं। मान लो कि ये हमारा एक समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण पेंट किया हुआ है ना, पेंटेड तो ही रहता है यार। MM- मान लो एक समतल दर्पण है, ठीक है। अब मान लो कि इसके सामने कोई वस्तु है, ये एक वस्तु है AB। वस्तु क्या है? AB, ठीक है। AB की अपनी कुछ हाइट होगी, AB को हम AB ही मान लेते हैं। मान लो AB का हाइट कितना है? AB। अब हम लोग को ये प्रूफ करके बताना है कि इसका जो इमेज बनेगा, दर्पण के पीछे जो इमेज बनेगा या दर्पण के अंदर जो इमेज बनेगा वो इमेज का हाइट AB के हाइट के बराबर होगा, ठीक है। देखते हैं
तो मान लेते हैं कि इससे एक चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे आई, आपतित हुई, इस तरह से ये प्रकाश की किरण आपतित हुई और परावर्तित होने के बाद वो प्रकाश की किरण इधर चली गई। ठीक है, इमेज बनाने के लिए कम से कम कितना रे चाहिए हम लोगों को? 2 रे चाहिए। पिछले लेक्चर में भी चर्चा किए थे कि इमेज बनाने के लिए कितना रे चाहिए? 2 रे। तो 1 रे तो ले लिए हम, प्रकाश की किरण आई, मान लो एकदम सर से, एक रे सर से लेंगे और 1 रे कहां से लेंगे? पैर से लेंगे। ठीक है, बाकी इसके बीच में हजारों लाखों करोड़ों रे आएगा। तो 1 रे हम ले लिए सर के ऊपर से, जो रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई। अगर इसको हम पीछे बढ़ा के देखें, इसको अगर हम पीछे बढ़ा के देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यानी पीछे जो बंदा झांक के देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि ए बी यहाँ नहीं, ए बी कहाँ है? इधर है। किधर है अभी देख लेते हैं। दूसरा रे जो मान लो पैर के पास से जा रहा है, और ये रे ध्यान से देखो तो ये रे जो है दर्पण के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। ये रे कुछ ऐसे जा रही है जो दर्पण के साथ में कितना एंगल बना रहा है बाबू? 90 डिग्री। तो हम लोग को पता है कि जो प्रकाश की किरण अभी लंबवत आपतित होती है वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। दूसरा हम ये भी जानते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु और दर्पण को मिलाने वाली लंबवत रेखा के ऊपर ही बनता है। यानी ये जो 90 डिग्री वाला रेखा है इसी को हम पीछे बढ़ा देंगे तो इमेज कहीं भी बने, यहां 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 कहीं भी बने, वो इसी लाइन पे बनेगा। ये भी हम लोग पिछले लेक्चर में चर्चा किए थे। अब देख लिए, बस ये रे ऐसे जा रही थी, रिफ्लेक्ट होकर के आ गई आगे, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाया तो यहाँ आया, और दोनों को अगर उठा करके यहाँ पे लेके चले आए, मान लो यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर भी होना चाहिए। चलो यहाँ से ले लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये ए बी का जो इमेज है वो ए डैश बी डैश बन रहा है। ठीक है, अब आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी और ए डैश बी डैश दोनों की हाइट, ये वाला हाइट जो है और ये वाला हाइट आपस में बराबर होनी चाहिए। ये प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, देख करते हैं, घबराओ मत, है ना, हम करेंगे, चिंता मत करो। चलो देखते हैं। अब मान लेते हैं कि ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण और अभिलंब, ये अभिलंब हो सकता है कि नहीं? दर्पण पे डाला गया, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच बनने वाला एंगल को हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण आई हो गया। यहाँ जो एंगल बन रहा है इसको हम परावर्तन कोण कहेंगे, ये परावर्तन कोण आर हो गया। कोई दिक्कत है तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं इस ट्रायंगल में, तो देख रहे हैं यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? आर। तो इसके ठीक सामने है ना, उल्टे दिशा में सामने सम्मुख कोण। ठीक है, तो सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। चलिए हम 2 ट्रायंगल पे चर्चा करते हैं। चर्चा ऑन ट्रायंगल ए बी ओ। ठीक है, ए बी ओ एक ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, ओ बी डैश ए डैश या ओ ए डैश बी डैश। ओ ए डैश बी डैश में ये दोनों ट्रायंगल को गौर से देखो, दोनों के दोनों ट्रायंगल को गौर से देखो। चलो देख लिए हो, है ना। तो मान लो कि यहां पे देखो कितना एंगल बन रहा आई, और यहां कितना बन रहा आर। तो अगर हम ट्रायंगल ए बी ओ में एंगल ओ की बात करें, एंगल ओ की बात करें, तो एंगल ओ कितना है बाबू? एंगल ओ कितना है? आई। एंगल ओ कितना है? आई, ए बी ओ में। अब अगर हम ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ में देखें तो वो एंगल कितना है? आर। और हम लोग को पता है परावर्तन के नियम से कि आई और आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम आई और इसको भी आई लिख दे, क्या किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आई आर, आर आर, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो ये आई तो ये भी क्या हो गया? आई, सिर्फ आई, है ना। तो एंगल ओ और दूसरे ट्रायंगल का भी एंगल ओ जो कि एंगल आई के बराबर है। मतलब दोनों ट्रायंगल का ए बी ओ और ओ ए डैश बी डैश में एक एक एंगल दोनों का आपस में बराबर हो गया।
कैसे किए थे इसको आई, फिर से देख लो। ये आपतित किरण के साथ, आपतित किरण और अभिलंब के साथ में जो एंगल बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ में जो एंगल बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। लिखते हैं सिर्फ अलग अलग आई आर, लेकिन दोनों होता आपस में क्या है, बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भी बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आई, इसको आई, इसको आर, इसको आर मान सकते हैं, क्योंकि आई और आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो आई आई और ये आई, तो सम्मुख कोण से ये भी आई हो गया। तो दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल बराबर हो गया। अब ध्यान से देखो एक बार, एंगल ए 90 डिग्री, एंगल ए डैश 90 डिग्री, दोनों के दोनों ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल ए डैश जो कि 90 डिग्री के बराबर है। तो अब दोनों ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गया, एक तो ए, दूसरा ओ कॉमन एंगल जो कि दोनों में आई आई है। ठीक है, चलिए, तो दो एंगल बराबर हो गया। दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए कुछ भी, चाहे तो वो साइड साइड से इक्वल हो जाए, एंगल 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 से इक्वल हो जाए, या कम से कम दो एंगल और एक साइड अगर बराबर हो जाए, तो भी हम कह सकते हैं दो त्रिभुज की समरूप है। देखते हैं, देखो ओ से लेकर के ए तक की जो दूरी है, ये क्या वस्तु की दूरी है बाबू, क्योंकि वस्तु यहां पे है ना। तो ओ से लेकर के ए तक की जो दूरी है ये वस्तु की दूरी है। इसको अगर हम x मान ले, यहां से यहां तक की दूरी को हम x मान ले, वस्तु की दूरी। तो हमने क्या सीखा था पिछले लेक्चर में कि वस्तु से दर्पण की दूरी और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसको प्रूव भी किए थे। तो यहां से यहां तक की दूरी x, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी, x होगी। तो अब एक साइड भी बराबर हो गया, यानी दोनों त्रिभुज की भुजा साइड OA और इधर देखेंगे तो साइड OA डैश, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर, x के बराबर है। तब देख रहे हैं साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, या एंगल एंगल साइड लिख सकते हैं इसको। एंगल एंगल साइड से दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। अतः दोनों त्रिभुज समरूप है। और समरूपता का सिद्धांत क्या होता है कि उसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इधर वाला बराबर, तो इधर वाला भी क्या होगा, बराबर। इसलिए ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। ए बी यानी ऑब्जेक्ट का हाइट, वस्तु की ऊंचाई, और ए डैश बी डैश क्या हो गया बाबू, प्रतिबिंब की ऊंचाई। दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। यही हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए, वस्तु की ऊंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि समतल दर्पण में अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, फुल इमेज देखना है, तो उस दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए, हमारे हाइट के आधा, है ना। चलिए इस पॉइंट को ऐड करेंगे कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब, पूरा यानी फुल इमेज, फुल प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होगी, न्यूनतम ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, वस्तु के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, है ना। तो अगर हमको समतल दर्पण में अपना पूरा इमेज देखना है तो उस दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए, आधा। आधा से काम चल जाएगा, है ना। जरूरी नहीं कि हमारे हाइट का दर्पण हो तभी हम पूरा चेहरा देख सकते हैं, ठीक है। तो आधा ऊंचाई भी रहेगा तो काम हो जाएगा। अब इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, सबका प्रूफ है हमारे पास, ठीक है, घबराओ नहीं। चलिए तो इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि दर्पण की मिनिमम हाइट जो है आधी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के हाइट से। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है। इसका नाम रख देते हैं, मान लो समतल दर्पण का नाम है, बिना नाम का कोई अच्छा तो लगता नहीं है, तो मान लेते हैं समतल दर्पण का नाम क्या है, MM डैश है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सुंदर सी कन्या है जो दर्पण के सामने है, मन में लड्डू फूटा है ना।
तो मान लेते हैं कि एक सुंदर सी कन्या जो दर्पण के सामने खड़ी है ना, और इसका भी नाम रख देते हैं, मान लो AB, ठीक है। अब ये AB, ये कन्या अपना फुल इमेज पैर से लेकर के सर तक इस मिरर में देखना चाहती है। तो मिरर का हाइट इस कन्या के हाइट के आधा अगर होगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो सही हो गया, ठीक है। तो इसका इमेज बनाते हैं, देखते हैं कि आधा दर्पण से काम हो जाता है कि नहीं, यानी आधा दर्पण की ऊंचाई आधी होने से काम होता है या नहीं होता है। तो मान लेते हैं कि इस कन्या का जो आँख है वो आँख यहाँ पे है, ठीक है। प्यारा सा आँख है और ये आँख यहाँ पे। आँखें तेरी कितनी हंसी, चलिए ये आँख है इसका, है ना, ये आँख है। अब अपना फुल इमेज यानी पैर को भी देखना चाह रही, सर को भी देखना चाह रही। तो पैर को देखना चाह रही तो पहले हम पैर से लेके चलते हैं कि मान लो पैर से एक रे उठ के गया ऐसे, और दर्पण से परावर्तन होने के बाद ये रे कहाँ पहुँच गया, आँख पे। चलो ऐसे कुछ हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत लाइन इधर उधर हो रहा, इसको एडजस्ट कर लेना बाबू। तो दर्पण पैर से एक प्रकाश की किरण, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों रे निकल रही होगी, जरूरी नहीं कि वो रे इधर ही जा रही होगी, कुछ रे इधर भी जा रही है, कुछ रे ऊपर भी जा रही है, लेकिन हमने एक रे माना कि मान लेते हैं कि एक रे दर्पण से पैर से निकल के एक रे दर्पण से यहाँ टकराई, और टकराने के बाद सीधे कहाँ पहुँच गई, कन्या के आँख पे, है ना, मतलब आँख पे चली गई, और उसको पैर दिखने लगा अपना। अब वो सर भी देखना चाह रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सर से भी वैसे एक रे निकला होगा, और वो भी दर्पण से परावर्तन के बाद आँख पे पहुँच गया, है ना। तो कुछ इस तरह से फिगर बना होगा हमारा। ये वाला थोड़ा ख़राब लग रहा है देखने में, इसको सही से कर लेते हैं। चलिए क्लियर हो गया। तो ये सर से एक रे आई है, दर्पण से टकराने के बाद वापस कहाँ पहुँच गई, आँख पे। अब देखो इस कन्या को अपना सर भी दिखाई दे रहा, कन्या को अपना पैर भी दिखाई दे रहा, यानी फुल इमेज दिखाई दे रहा। लेकिन थोड़ा सा दर्पण पे गौर करना, दर्पण पे गौर करना, दर्पण का कितना हिस्सा से हम अपनी इमेज को बना रहे हैं। मान लो सुंदर कन्या की जगह पे हम ही हैं, ठीक है, हम भी तो सुंदर है ना। तो मान लेते हैं कि देखो कि दर्पण में अपना फुल इमेज देखने के लिए, सर से लेकर के पैर तक देखने के लिए इस दर्पण की मिनिमम हाइट कितनी रहेगी तो काम चल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दर्पण में कहां कहां पे परावर्तन हो रहा, तो देख रहे हैं एक ये पॉइंट पे परावर्तन हुआ और एक ये पॉइंट पे परावर्तन हुआ। अगर हमको इतना हाइट का ही दर्पण मिलेगा तो ही तो हम देख सकते थे, संपूर्ण इमेज देख सकते थे। क्या हमको इस दर्पण का ये वाला हिस्सा का कोई जरूरत पड़ा फुल इमेज देखने के लिए? नहीं। क्या ये वाला हिस्सा का जरूरत पड़ा? नहीं। अगर हम इतना काट करके निकाल देंगे तो क्या हम फुल इमेज देख सकते हैं? देख सकते हैं, क्योंकि यहां परावर्तन हो रहा। क्या हम इतना काट करके निकाल देंगे तो देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। तो हम लोग को देखने के लिए बस यहां से लेकर के यहां तक की हाइट की जरूरत थी, और वो हाइट इस टोटल हाइट की आधी होगी। इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो देखते हैं, यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ताकि हम परावर्तन के नियम को अप्लाई कर सके, और यहां पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ड्राइंग एकदम बेकार हो गई है जी। चलिए, तो एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ किए, एक यहां पे, एक अभिलंब यहां पे खींचे, एक अभिलंब यहां पे खींचे। अब अगर इसी को हम पीछे बढ़ा दे, यानी हम लोगों को दर्पण की बस इतनी ही हाइट की आवश्यकता है, यही हाइट की आवश्यकता है। अगर इतना बड़ा आईना मिल जाएगा तो हम अपना पूरा इमेज देख सकते हैं, है ना। अब ये हाइट और ये हाइट हम लोग को प्रूफ करना है कि इस हाइट का दुगना है ये हाइट, ये प्रूफ करके लाना। कर लेंगे प्रूफ, क्या दिक्कत है।
चलो मान लेते हैं कि ये वाला एंगल है आपतन कोण, तो एंगल कितना होगा आई। परावर्तन कोण एंगल कितना होगा आई। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिख के इसको याद रख ले, एंगल आई एंगल आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम एंगल आई को एंगल आर भी कह सकते हैं, एंगल आर को हम एंगल आई भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां मान लिया एंगल आई दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अगर हम इसका एक नाम रख दे ए बी, इस पॉइंट का नाम अगर हम सी रख दे और इस पॉइंट का नाम हम डी रख दे, ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम ई रख दे, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम में क्या दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे नाम हम एफ रख दे, यहाँ पे नाम हम जी रख दे, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी। अब ध्यान से देखना बाबू, ट्रायंगल ए एफ सी, ठीक है, और ट्रायंगल सी एफ डी, दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ट्रायंगल ए एफ सी एंड ट्रायंगल सी एफ डी, जैसे देखो ट्रायंगल वगैरह की बात करें ना कि ये ट्रायंगल वो ट्रायंगल, तो आपका नजर पूरा ट्रायंगल पे होना चाहिए। जो जो ट्रायंगल हम लिख रहे हैं उस ट्रायंगल पे आपको गौर से देखना है, ठीक है, तो आधा चीज यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल ए एफ सी है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, सी एफ डी। अब दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो क्या क्या दिखता है आपको। देखो अगर हम ट्रायंगल ए एफ सी में एंगल सी की बात करें तो एंगल सी कितना है बाबू, 90 डिग्री। अगर हम ट्रायंगल सी एफ डी में भी सी की बात करें, क्योंकि सी दोनों में है कॉमन, सी नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी है, ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी है, तो ऊपर भी 90 बन रहा है, नीचे भी 90 बन रहा है, मतलब दोनों ट्रायंगल में एंगल सी जो है वो आपस में बराबर है 90 डिग्री से, मतलब एक एंगल दोनों का बराबर होगी। दूसरा देख रहे हैं कि ए एफ सी में यहां एंगल आई और सी एफ डी में यहां एंगल आई, तो एंगल आई दोनों में बराबर हो गया, दो एंगल बराबर हो गया। सी एफ ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी है, सी एफ नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी है, साइड साइड बराबर हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर साइड एंगल आपस में बराबर होता है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल समरूप है, और अगर समरूप है तो उसका कॉमन क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये साइड दोनों का बराबर हो गया, एंगल बराबर है ना, यहां वाला एंगल बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए एफ सी में, ट्रायंगल ए एफ सी में साइड ए सी और साइड सी डी, दूसरे ट्रायंगल का सी डी, ये दोनों भी आपस में बराबर हो सकता है। सी एफ डी में सी डी और ए एफ सी में ए सी, यानी जितनी लंबाई ए सी की होगी उतना ही लंबाई किसकी होगी, सी डी की होगी। तो ए सी की लंबाई अगर हम x ले ले तो सी डी की भी लंबाई कितनी हो जाएगी, x, यहाँ लिख देते हैं, सी डी की लंबाई भी कितनी होगी, x। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल समरूप है, अतः AC बराबर CD बराबर x। अब आते हैं हम ट्रायंगल DGE। इसी प्रकार ट्रायंगल DGE एंड ट्रायंगल EGB में, सबको दिख रहा है बाबू, ट्रायंगल DGE, ट्रायंगल EGB, दोनों ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है। तो अगर हम ट्रायंगल DGE में बहुत ध्यान से देखें, पहले यहां पे देख लेते हैं आपतन कोण, इसका मान लेते हैं हम I डैश बन रहा होगा, परावर्तन कोण I डैश, क्योंकि आपतन और परावर्तन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखो सेम यहां पर भी वही चीज होने वाला है कि एंगल E दोनों के लिए कॉमन है, I डैश दोनों के लिए कॉमन है, EG दोनों के लिए कॉमन है, मतलब दोनों ट्रायंगल समरूप है ना, दोनों ट्रायंगल समरूप है। तो फिर से समरूप है तो इसका मतलब DE और EB आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो DE को हम अगर y मान ले तो EB कितना हो जाएगा, y, इसलिए DE बराबर EB इज इक्वल टू कितना हो गया, y। अब आते हैं हम, अगर हम बहुत ध्यान से देखें सुंदर कन्या को, यहां पर वाला है ना, अगल बगल का नहीं देखना। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें सुंदर कन्या को, तो सुंदर कन्या का जो हाइट है वो हाइट कहाँ तक, यहाँ से लेकर के A से लेकर के B तक, यानी टोटल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होगा
कितना हो जाएगा x प्लस एक्स यानी 2x, और y प्लस वाई कितना होगा 2y यानी 2x प्लस 2y। टोटल हाइट कितना हो जाएगा बाबू 2x प्लस 2y। अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी इसकी हाइट जो है टोटल हाइट ए बी कितनी है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब मिरर का हाइट इसका आधा होना चाहिए, तो ये 2x प्लस वाई है, तो मिरर कितना होना चाहिए x प्लस वाई। देख लेते हैं मिरर कहाँ से कहाँ तक है, तो मिरर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यहाँ यानी C से लेकर के E तक के है। हम लोग लिख सकते हैं मिरर की हाइट, मिरर की हाइट जो है, क्योंकि देखो इमेज बनाने के लिए बस हमको इतना ही चाहिए था, मिरर का बस यही हिस्सा चाहिए था ना, तो इस हिस्से की हाइट देखते हैं C से लेकर के E तक हाइट। तो देखो C से लेकर के D तक की हाइट कितना है x, और D से लेकर के E तक की हाइट कितना है y। तो मिरर की हाइट कितना आ गया x प्लस वाई, जो कि इसका आधा है, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिरर की हाइट जो है, मिरर की न्यूनतम हाइट जो है टोटल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। अब ये प्रूफ हो गया है ना, प्रूफ कर लिए हम लोग, इसको प्रूफ हो गया। अब इसको आप छाप लो बढ़िया से, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मिटा दें, लिख लिए हैं क्या कहें चलिए अब आते हैं हम लोग विचलन, डेविएशन, ठीक है, यानी प्लेन मिरर कितना डेविएशन प्रोड्यूस करता है उसको देखेंगे, है ना। विचलन, डेविएशन यानी अपने पथ से मुड़ जाना, जितना एंगल पे मुड़ जाएगी, अपने रास्ता से जो भटकेगा, जितना एंगल पे भटक जाएगा, उसी को हम कहते हैं विचलन, है ना, डेविएशन। समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न विचलन, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं उत्पन्न विचलन, ये हमारा हेडिंग है। तो हम पहले एक दर्पण के लिए देखेंगे, फिर दो दर्पण देखेंगे, ठीक है, और आपको तरीका सिखाएंगे, इस पे कुछ सवाल भी करेंगे। तो हम पहले लेते हैं सिंगल मिरर के लिए, है ना, एक दर्पण के लिए पहले हम सिंगल लेंगे, फिर डबल करेंगे। एक दर्पण के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि एक सिंगल दर्पण है, सिंगल दर्पण है, ठीक है। अब इसमें एक लाइट रे आपतित करवाते हैं, मान लो ये एक लाइट रे है, आपतित हो रही है, और उसके बाद परावर्तित होकर के इधर चले गई। यहाँ हमने एक अभिलंब डाल दिया, ये एंगल हम जानते हैं कितना होता है I, और ये एंगल कितना होता है R, और I और R आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। I और R आपस में क्या होते हैं, मेरे साथ बोलो, बराबर होते हैं, है ना। तो हम I को R या फिर R को हम I कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अरे दोनों बराबर होता है ना जी, तो I और R आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो या तो हम R को I बोले, या तो I को R बोले, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि अभी बताए थे कि I और R आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं कि जो आपतित किरण, मान लो यहाँ पर हमारा टॉर्च था, ठीक है, तो हम टॉर्च ऐसे ऑन, हम सोच रहे थे कि हमारा लाइट जो है, लाइट रे ऐसे आगे बढ़ जाए, बट यहाँ पे एक मिरर, रुकावट, बाधा है ना। हमने क्या सोचा कि ये लाइट रे जो है कि किधर निकल जाए, सीधी चली जाए, बट मिरर ने उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में हम चाहते थे कि लाइट रे का जो रियल पाथ हो, वो रियल पाथ इधर होना चाहिए, है ना, ये इसका रियल पाथ है। हम ऐसा सोचे कि लाइट रे इधर जाए, बट मिरर के वजह से ये लाइट रे नीचे ना आकर के, यहां से नीचे ना आकर के इधर रिफ्लेक्ट हो।
तो अब देखना यह है कि ये लाइट रे अपने रास्ते से कितना एंगल मुड़ गया। जितना एंगल ये मुड़ा है उस एंगल को ही कहते हैं डेविएशन। जैसे मान लो कि तुम जा रहे हो उत्तर की तरफ, ठीक है, उत्तर की तरफ आप जा रहे हो और अचानक से आप पूरब की तरफ मुड़ जाइए, तो आपका जो डेविएशन होगा वो डेविएशन कितना होगा, 90 डिग्री है। आप जैसे उत्तर की तरफ जा रहे थे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, आप इधर जा रहे थे, अचानक से आपको पता चला कि जिसके यहाँ जाना है उसका घर तो पूरब की तरफ है, तो आप यहाँ से ऐसे मुड़ गए, आप जा रहे थे ऊपर, ऐसे मुड़ गए, तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री, यानी डेविएशन कितना हुआ आपका, 90 डिग्री हुआ। तो उसी तरह से लाइट रे का देखो बाबू, लाइट रे जाना किधर चाह रही थी, सीधा, बट मिरर की वजह से लाइट रे इधर मुड़ गई, तो ये आपका डेविएशन हो गया। और यही डेविएशन हम लोग को फाइंड करना है कि कितना होता है, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है ना। मिरर का नाम रख दो डैश, ऐसे खराब लग रहा था। तो देखो अगर हम बहुत ध्यान से देखें इस पाथ को देखें, इस लाइन को बहुत ध्यान से देखें, तो हम लोग को पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल ड्रॉ होता है वो एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। यानी इस पूरे रेखा पे, इस पूरे लाइन पे जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल 180 बनेगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसे 180 बराबर, तो क्या क्या एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे बन रहा है आई प्लस, फिर देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितना बन रहा है आई, फिर देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना बन रहा है डेल। डेल का वैल्यू निकालना था, तो 180 इज इक्वल टू 2i प्लस डेल, देयरफॉर डेल इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 2i। ये आपका विचलन कोण का फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विचलन कोण का फॉर्मूला दर्पण के लिए प्लेन मिरर के द्वारा कितना विचलन होता है सिंगल मिरर के लिए, तो 180 माइनस 2i, जहां i क्या है, आपतन कोण बोल लो, परावर्तन कोण बोल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अब इस पे सवाल ले लेते हैं, लिख लो जब तक, मिटा दें। चलिए सवाल लेते हैं ना, एक दो सवाल करेंगे इस पे, फिर देखेंगे डबल मिरर के लिए क्या होता है, ठीक है। मान लो कि एक मिरर है डैश, मिरर है डैश, ठीक है। इस पे एक लाइट रे आपतित हो रही है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये परावर्तित हो गई। लाइट रे का रियल पाथ ये है, ये आपका डेविएशन है, ये आपसे पूछा गया। मान लीजिए कि एंगल आई इज इक्वल टू है 30 डिग्री, आई का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो डेल का मान आपको बताना है। चलो जल्दी बताओ, डेल का मान बताइए क्या होगा। बन गया है, आंसर कमेंट में जरूर करना, ठीक है। डेल का मान क्या होगा, बिना देखे पहले आपको अपने से बनाना है, उसके बाद आंसर मिलाना, सबसे बनना चाहिए, एकदम सिंपल सवाल है, ठीक है। ये नहीं बनेगा तो इसी मिरर के सामने बैठ कर रोना कि हम ही ऐसा क्यों है, हमसे कहे नहीं बनता है, ठीक है। चलिए डेल इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, तो फॉर्मूला पढ़े सिंगल मिरर के लिए, डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो 180 माइनस 30 दूना 60 यानी 120 डिग्री आंसर। तो विचलन कोण कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना कोण पे लाइट मुड़ गई, 120 डिग्री पे, हो गया आंसर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल सिंपल है, ये भी अगला भी शायद अब से बन जाए अगला। मान लो फिर से एक मिरर है, यहाँ ऐसे लाइट रे आपतित हो रही है और ये परावर्तित हो गई, ठीक है। इस बार परावर्तन कोण दिया हुआ है और ये इसका रियल पाथ था, फिर से आपसे पूछा गया विचलन कोण क्या होगा, और इस बार परावर्तन कोण r इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री, तो आपसे पूछा गया डेल का मान क्या होगा। चलो बनाओ,
जल्दी से बना के आंसर कमेंट करो। डेल इज इक्वल टू वाट, विचलन कोण का मान कितना होगा। बन गया, चलिए देखते हैं, है ना, मिला लो। हमने क्या जानना, डेल का फॉर्मूला क्या होता है, 180 माइनस 2i, बट सवाल में कितना दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो r इज इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री, चूंकि r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। हम क्या जानते हैं कि r और i आपस में क्या होता है, बराबर होता है, i और r आपस में बराबर है। जितना आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण होगा, जितना आपतित किरण, जितना आपतन कोण बनाती है उसी एंगल पे परावर्तित भी होती है। ये आपतन कोण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो चूंकि r इज इक्वल टू 60 डिग्री जो कि i के बराबर होगा कि नहीं होगा, अभी बताए थे, है ना, इसलिए डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 और i के जगह पे 60, यानी 180 माइनस 60 दुना 120, तो देयरफॉर डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री आंसर। चलिए हो गया। तो ये था आपका सिंगल दर्पण के लिए। अब देखते हैं डबल दर्पण के लिए क्या होगा, इसको लिख लो। अब लेते हैं हम लोग दो दर्पण के लिए, ठीक है। दो दर्पण के लिए विचलन कोण कितना होगा, है ना। दो दर्पण के लिए, दो दर्पण एक दूसरे से, यदि दो दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों, मान लो कि एक दर्पण ऐसे है और दूसरा दर्पण ऐसे है, ठीक है, और दोनों के दोनों दर्पण जो है, थोड़ा और बढ़ा ले लेते हैं इसको, दो दर्पण है और दोनों के दोनों दर्पण जो है थीटा एंगल पे झुका हुआ है, ये थीटा एंगल पे झुका हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस बार एंगल ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो मान लेते हैं कि कोई लाइट रे जो है वो लाइट रे ऐसे आपतित हो रही है, पहले फर्स्ट मिरर पे, ये M1 है मिरर और ये क्या है M2 मिरर है, ठीक है। तो पहले ये फर्स्ट मिरर पे आपतित हुई, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाएगी सेकंड मिरर पे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस फिर यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी और ये फिर ऐसे चली जाएगी। तो देख रहे थे कि ये एक्चुअल में आ रही थी इधर, जाना इधर चाह रही थी, लेकिन वापस ये मुड़ करके इधर आ गई, ठीक है। आ रही थी इधर जाना चाह रही थी, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर के वो किधर आई, फाइनली इधर आई। तो ये डेविएशन जो हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ इसका डेविएशन। तो ये डेविएशन डेल का वैल्यू आपको फाइंड करना है कि डेल कितना हुआ है, ठीक है। कर लेते हैं फाइंड, सिंपल है, देखते हैं। तो देख रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट मिरर की बात करें, है ना, मिरर फर्स्ट के लिए M1 दर्पण के लिए हम क्या करेंगे कि 1 बाई 1 करके हर एक दर्पण का डेविएशन निकालेंगे। पहले इसका देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, नेट डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम अगर M1 दर्पण के लिए देखिए कि M1 कितना डेविएट किया, तो देखो M1 पे लाइट रे ऐसे आ रही थी, ये सीधा जाना चाह रही थी, लेकिन दर्पण ने उस लाइट रे को, अगर ये बहुत अच्छे से इसका पाथ बनाए तो ये लाइट रे इधर जाना चाह रही थी, बट M1 दर्पण क्या किया, इस लाइट को इतने एंगल पे बेंड कर दिया, मोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो डेविएशन है, इस डेविएशन को हम डेल 1 कहेंगे। तो डेल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हमने क्या सीखा कि सिंगल मिरर के लिए डेल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2i। तो डेल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, यहाँ पे i और r बना लेते हैं, तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो यहाँ से एक अभिलंब डालेंगे, अगर यहाँ से एक अभिलंब डालेंगे जो कि दर्पण पे 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए,
तो ये एंगल आई हो जाएगा और इसको भी हम एंगल आई कह सकते हैं। I1 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर हमको बनाना है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 180 माइनस और यहाँ पे आपतन कोण कितना हो गया बाबू, I1, तो 180 माइनस 2I1 हो जाएगा। सिंगल मिरर के लिए, मिरर M1 के लिए देखेंगे लाइट रे इधर जाना चाह रही थी, बट M1 ने इस लाइट रे को इधर मोड़ के लेके चले आया, ठीक है। तो कितना डेविएट किया, तो लाइट रे इधर जा रही थी, लाइट रे ऐसे जा रही थी, बट मिरर उसको डेविएट करके ऐसे ला दिया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है उसको हम डेल 1 माने हैं, और डेल का फॉर्मूला क्या होता है, 180 माइनस 2i। तो देखिए 180 माइनस, और यहाँ पे जो आपतन कोण बन रहा था उसको हमने I1 माना, तो 180 माइनस 2I1। अब हम M2 दर्पण की बात करें, अगर M2 दर्पण के लिए अगर बात करें हम, तो डेल 2 इसको मान लेते हैं। तो M2 को अगर देखें बहुत ध्यान से, तो M2 पे ये लाइट आपतित हो रही थी, M2 पे ये वाला लाइट रे आपतित हो रही थी ऐसे, और ये जाना चाह रही थी इधर, बट दर्पण उसको क्या किया, मोड़ करके, ये लाइट रे इधर जाना चाह रही थी, बट दर्पण उसको क्या किया, मोड़ करके इधर भेज दिया, है ना, इधर भेज दिया। तो कितना डेविएट हुआ, तो देख रहे हैं कि जाना इधर चाह रही थी, मोड़ के इधर लेके आया, तो डेविएशन इसका जो हुआ उसको हम डेल 2 मान लेते हैं। तो डेल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण देखेंगे, तो ये हो जाएगा, मान लो आपतन कोण I2 और यहाँ पे हम परावर्तन कोण भी I2, दोनों आपस में बराबर है। तो डेल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 2I2 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड होगी। अगर हम टोटल डेविएशन देखें, टोटल डेविएशन अगर देखें हम बाबू, तो कितना हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। टोटल डेविएशन कितना हुआ, टोटल डेविएशन कितना हो गया, डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2, है ना। अब देख रहे हैं डेल 1 का वैल्यू कितना आया है, 180 माइनस 2I1, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्लस डेल 2 का वैल्यू कितना आया, 180 माइनस 2I2। अगर हम देखें तो 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360, माइनस 2 कॉमन ले लिए तो I1 प्लस कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। ये डेविएशन आया, लेकिन हमको I1 I2 हटा करके इस थीटा के टर्म में फॉर्मूला को लाना, तो उसके लिए थोड़ा से और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे कुछ नाम रख देते हैं, ठीक है, A B और यहाँ का नाम हम रखे C। अब आप गौर कीजिए ट्रायंगल ABC से या में, ठीक है, ट्रायंगल ABC में सब लोग गौर करो, ट्रायंगल को ABC सबको दिख रहा है, ABC, A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, ठीक है। तो आप ट्रायंगल ABC को ध्यान से देखें। हम लोग को क्या पता है बाबू को, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब ABC में अगर देखें तो एक कोण तो A हो गया, दूसरा कोण B है और तीसरा कोण क्या है, C है। तीनों का योग कितने के बराबर होगा, 180। तो अगर हम एंगल A की बात करें तो एंगल A कितना है, थीटा प्लस। अब एंगल B, ये वाला एंगल की बात करें, ये एंगल कितना होगा, नहीं पता। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, इसको ध्यान से देखना कि यहाँ पे ये आपका क्या है, मिरर है, ये आपका क्या है, मिरर है, ठीक है। और इस मिरर पे हम एक अभिलंब डाले हैं, ये आपका क्या है, अभिलंब है। यानी ये अभिलंब मिरर के साथ में कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। मतलब यहां से लेकर के यहां तक एंगल कितना है, 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री में हम कितना एंगल को घटाए हैं, I1 को घटाए हैं, है ना। यानी ये कुछ ऐसा है कि मिरर ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे एक अभिलंब डाले हैं और इस अभिलंब के साथ में ये आपतित किरण आ रही थी और ये परावर्तित किरण है, और यहाँ से ये ट्रायंगल बन रहा है। तो ये एंगल आपको बताना है। आपको पता है ये वाला एंगल पता है आपको, I है या I1 है, और ये एंगल आपको बताना है। तो आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना, 90 डिग्री। अब इस टोटल एंगल में से अगर हम इतना एंगल को घटा दें तो ये वाला एंगल मिलेगा कहीं। तो टोटल एंगल कितना, 90, उसमें से हम कितना घटा दें, ये वाला घटा दें, I1, तो ये कितना मिल जाएगा, 90 माइनस I1। यानी ये वाला जो एंगल आया वो कितना आया, 90 माइनस I1। तो थीटा के बाद हम क्या लिखें, 90 माइनस I1 प्लस। अब ये एंगल को देखें तो सेम वही प्रोसेस कि ये लंब है, ये अभिलंब है, ये दर्पण है। अभिलंब और दर्पण के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री।
हमको सिर्फ यहाँ तक का एंगल चाहिए, तो अगर इतना एंगल में से इतना को घटा दे, है ना, जस्ट लाइक ये देखो ऐसे दिख रहा है, इसको यहाँ पे बना करके देखते हैं। ये एक लाइन ऐसे है, ये मिरर है हमारा, और ये लाइट रे ऐसे आ रही थी। उसके बाद हमने यहाँ पे एक अभिलंब ड्रॉ किया, ये वाला एंगल I2 है और ये एंगल हमको चाहिए, और ये लंब है तो ये अभिलंब कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो अगर हम इस टोटल में से इसको घटा दें, I2 को घटा दें, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 90 माइनस I2, और ये टोटल कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है ना। चलिए तो अब इसको देख लेते हैं। थीटा प्लस 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस I2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो हम रिपीट कर दे रहे हैं, पता नहीं ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ठीक है। अब देखो थीटा प्लस 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180, और माइनस I1 और I2, तो अगर माइनस कॉमन ले लें तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। देख रहे हैं यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, ए वाला 180 उधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस, सॉरी पहले एक स्टेप लिख लेते हैं, थीटा माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा I1 प्लस I2। थीटा का मान कितना आया, I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 की जगह पर हम थीटा रख सकते हैं, देयरफॉर डेल इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा। यानी अगर दर्पण, दो दर्पण हो और दोनों के दोनों दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो उसका डेविएशन कितना होगा बाबू, 360 माइनस 2 थीटा। चाहे लाइट रे जैसे भी आए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। जब भी रहेगा डेविएशन, दो दर्पण अगर थीटा कोण पे झुका हुआ है तो 360 माइनस 2 थीटा वाले फॉर्मूला को यूज करके फाइंड करेंगे, ठीक है। लिख लो इसको। चलिए इसको मिटा दें। अब इस पे एक सवाल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। एक सवाल ले लेते हैं इस पे। मान लो कि एक दर्पण इस तरह से है, समतल दर्पण, और एक दर्पण इस तरह से है, और दोनों के बीच एंगल है 60 डिग्री, है ना। और एक लाइट रे यहाँ से ऐसे आपतित हो रही है और उसके बाद परावर्तन के बाद इधर आ गई, और उसके बाद फिर लाइट रे इधर चली गई, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, लाइट रे के बीच में डेविएशन कितना हुआ, ये डेल का वैल्यू आपको बताना है। डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा। दो दर्पण है, दोनों के दोनों दर्पण 60 डिग्री के एंगल पे झुके हुए हैं। एक लाइट रे आ रही है, हॉरिजॉन्टली आ रही है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के इस मिरर से टकराई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस चली गई। तो आपको बताना है डेविएशन का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। डेल का मान निकालना है। चलिए एक बार वीडियो पॉज करके अपने से बनाइए। देखो डेल का फॉर्मूला हम क्या देखें अभी कि अगर एक से ज़्यादा मिरर यानी दो मिरर होगा तो उसका डेविएशन का फॉर्मूला कितना होगा बाबू, 360 माइनस 2 थीटा। 360 माइनस कितना हो जाएगा, 2 थीटा। थीटा की जगह कितना बैठा हुआ है, 60 डिग्री, तो 360 माइनस 2 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 60 दूना 120, तो हो जाएगा 240, यानी डेविएशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 240 डिग्री, जो कि आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब डेविएशन निकालना आसान हो गया। सिंगल मिरर रहेगा तो भी बन जाएगा, डबल मिरर रहेगा तो भी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अपने से एक दो सवाल ले सकते हो, है ना। यही एंगल का मान, जैसे 60 डिग्री की जगह पे तुम 30 डिग्री ले लिए, 45 ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से एंगल चेंज करके आप बना सकते हैं। या फिर लाइट रे को इधर से गुजार रहे हो लाइट रे को, तो भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। लाइट इधर से आएगा तो भी उतना ही बनेगा, और लाइट इधर से इस मिरर पर टकराएगी तो भी उतना ही बनेगा, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक है इसमें, उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, प्लेन मिरर से रिलेटेड जो भी पॉइंट बचेगा। तो एक लास्ट टॉपिक और ले लेते हैं, और लास्ट टॉपिक ये है कि अगर आप किसी समतल दर्पण को
किसी समतल दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमाते हैं तो उस पे, और साथ ही साथ एक कंडीशन भी है कि आपतित किरण की दिशा को बिना बदले अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर है कि 2 थीटा कोण से घूम जाती है। उसको प्रूफ करेंगे अभी, इसको लिख लो। चलिए मिटा दे। चलिए, तो अगला पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा कि यदि आपतित किरण की दिशा को नियत रखते हुए, नियत मतलब बदला नहीं है, नियत रखते हुए, बिना बदले हुए, ठीक है, दिशा को बिना बदले हुए भी लिख सकते हो, नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए, थीटा कोण से घुमाया जाए, तब परावर्तित किरण टू थीटा कोण से घूम जाती है, 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ठीक है, अगर हम दर्पण को, मिरर को थीटा कोण से घुमा दे तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाती है? 2 थीटा कोण से घूम जाती है। इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले एक मिरर लेते हैं और मिरर का एक इनिशियल लोकेशन दिखाते हैं। ठीक है, इस पे ध्यान रखना, पिक्चर पे एकदम गौर करना। चलो, ये हम नहीं दिखाते, आप मान लो कि ये पेंटेड किया हुआ, ठीक है, एक मिरर है, पेंटेड है, और यहाँ पर एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट कर रही और रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये आपका नॉर्मल है n। एंगल यहाँ बन रहा I और यहाँ एंगल बन रहा R। कोई दिक्कत है तक समझने में? ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, अभी नॉर्मल पोजीशन में, अभी कुछ नहीं किए हैं, घुमाए नहीं है। ठीक है, एक मिरर लिए, मिरर को ऐसे रखे, लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट कर रही थी, रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई। जो था हम लोग परावर्तन के लॉ में पढ़े थे, एंगल I बन रहा है, यहाँ पे एंगल R बन रहा है। अब हेडिंग क्या कर रहा है कि यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, अब इसको हम या तो क्लॉकवाइज या तो हम एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई भी डायरेक्शन घुमा सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम थीटा कोण से घुमा दे तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ठीक है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो परावर्तित किरण भी क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो परावर्तित किरण भी एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं इसको क्लॉकवाइज ही घुमाते हैं। जैसे मान लो ये दर्पण ऐसे था रखा हुआ, अब इसको हम हल्का से ऐसे डिस्प्लेस कर दिए, तो जब हम इसको डिस्प्लेस कर देंगे थीटा एंगल पे तो कुछ ये पिक्चर हमको ऐसा दिखाई देगा, यानी जो दर्पण का नया पोजीशन होगा वो दर्पण का नया चेहरा ऐसा कुछ दिखने वाला है। ठीक है, ये दिखेगा। अब ये दर्पण यहां नहीं है, दर्पण कहाँ आ गया? यहाँ पे, और ये कितना एंगल है बाबू? थीटा। कितना एंगल पे घुमाए हैं? थीटा एंगल पे। अब देखो, दर्पण को घुमाने से अभिलंब भी तो चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण था, पहले ऐसे था दर्पण, तो इसका अभिलंब ऐसे था, 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। ये दर्पण था, ये अभिलंब था। क्लियर दिख रहा? अब अगर हम क्या करें कि दर्पण को, इस दर्पण को ऐसे रख करके हम इधर घुमा दें, तो जो अभिलंब ऐसे था वो अभिलंब भी तो अब घूम जाएगा। अब ये अभिलंब किधर आ गया? इधर। यानी जो अभिलंब अभी यहाँ ऐसे दिख रहा था, तो दर्पण को क्लॉकवाइज घुमाने पे ये नॉर्मल भी घूम करके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर 90 डिग्री बनाएं तो यहाँ से कुछ 90 डिग्री, यानी अभिलंब जो है हमको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसको हम n डैश मान लेते हैं। हम लोग को प्रूफ करना है कि परावर्तित किरण जो है 2 थीटा कोण से घूम जाती है। अभी परावर्तित किरण यहाँ पे था, लेकिन जब दर्पण को घुमा दिया तो परावर्तित किरण भी घूम जाएगा, और आपतित किरण को हमने क्या है? नियत मान लिया है। ठीक है, तो नॉर्मल ये आ गया। अब देखते हैं इसका परावर्तित किरण कहाँ पे बनेगा। तो हम लोग को पता है कि अगर नॉर्मल चेंज हुआ है तो आप परावर्तित किरण भी इसका क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ये आपतित किरण, इसको नियत रखे हैं, नॉर्मल यहाँ है।
अब देख रहे हैं कि अगर ये थीटा कोण से घुमा है तो नॉर्मल भी तो घूम जाएगा, और जितना कोण से दर्पण घूमेगा उतना ही कोण से क्या होगा, नॉर्मल भी घूमेगा। दर्पण यहाँ था पहले, नॉर्मल यहाँ था ऐसे, अब इसको घुमाएंगे तो नॉर्मल भी घूमेगा। जितना हम दर्पण को घुमाएंगे उतना नॉर्मल घूम जाएगा, ठीक है। तो थीटा एंगल से हम दर्पण को घुमाए, नॉर्मल भी कितने एंगल से घूम गया, थीटा एंगल से घूम गया। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम आपतन कोण की बात करें इस पोजीशन में, तो देख रहे हैं आपतित किरण यहाँ है और नॉर्मल यहाँ, तो दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल बनेगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ तक आई था और इस नॉर्मल से इस नॉर्मल तक थीटा हो गया, तो आई प्लस थीटा आपतन कोण। अब जब ये दर्पण इधर घूम गई है तो इसका रिफ्लेक्टेड रे जो होगा कुछ ऐसा दिखेगा हमको, ये नया वाला रिफ्लेक्शन दिखा हमको आर डैश, दर्पण को घुमा देने पे रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा इसका, ये आर डैश हमको दिखा। अब ये जो आर डैश दिखा ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो दोनों के बीच यहाँ पे जो एंगल बनेगा बाबू, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बन जाएगा, तो देख रहे हैं आपतन कोण आई प्लस थीटा, तो परावर्तन कोण भी कितना बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई प्लस थीटा, परावर्तन कोण भी आई प्लस थीटा बन गया। अब अगर हम बात करें इनिशियल पोजीशन में, देखिए डेविएशन की बात करें, जब आपतन कोण यहाँ था और आपतित किरण ये थी और परावर्तित किरण ये थी, तो डेविएशन कितना हो रहा था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेविएशन हुआ था, और वो डेविएशन कितना था, बिना घुमाए हुए, उसको हम डेल वन अगर मान ले, जब हम मिरर को नहीं घुमाए, मिरर ऐसे था इनिशियल पोजीशन पे, तो डेल वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला हम लोग को पता है सिंगल दर्पण के लिए 180 माइनस 2i, और उस टाइम में एंगल कितना बन रहा था, आई बन रहा था, तो 180 माइनस 2i होंगे। बट अगर हम बात करें कि जब दर्पण को घुमा दिए, जब दर्पण ऐसे था अब इसको हम ऐसे घुमा दिए, तो अब डेविएशन भी तो चेंज हो गया ना, पहले रिफ्लेक्टेड रे यहाँ था, अब रिफ्लेक्टेड रे यहाँ आ गया, तो अब देखेंगे डेविएशन कितना होगा, तो अब डेविएशन यहाँ से यहाँ तक रहेगा, और इस डेविएशन को हम डेल 2 मान लेते हैं, इसको डेल 1 और इसको डेल 2। तो दर्पण को घुमाने पर डेविएशन डेल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर से 180 माइनस 2, और इस बार एंगल आई के जगह पे कितना है, आई प्लस थीटा है ना, तो 2 इंटू आई प्लस कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि देख रहे हैं कि जैसे ही हम दर्पण को घुमाए तो नॉर्मल बदल के यहाँ से यहाँ आ गया, और आपतन कोण कितना बन गया, आई प्लस थीटा, परावर्तन कोण कितना बन गया, आई प्लस थीटा, तो आई प्लस थीटा कर दिए। इसी को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 180 माइनस 2i माइनस कितना हो जाएगा, 2 थीटा, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। अब हमको देखना है कि परावर्तन कोण, परावर्तित किरण कितना घूमा है, तो पहले देखो परावर्तित किरण ये आर था, ये अब ये घूम करके आर डैश हो गया, ये तो इसके बीच में कितना झुकाव हुआ है, ये वाला एंगल हमको चाहिए, क्योंकि पहले था रे यहाँ, अब रे यहाँ आ गया, तो ये कितने एंगल से मूव कर गया, ये एंगल आपको निकालना, तो ये वाला एंगल हमको चाहिए। अब सोच के देख, तो ये एंगल हमको फाइंड करना है, और यहां से लेकर के इस रे से लेकर के यहां तक के एंगल हमको पता है डेल 1, यहां से यहां तक का एंगल डेल 1, और यहां से यहां तक का एंगल है डेल 2। तो अगर हम यहां से लेकर के यहां तक डेल 1 में से डेल 2 को घटा दें तो बीच का एंगल हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। यानी अगर हमको झुकाव पता लगाना है तो हम चेंज इन डेल, इसको हम कह सकते हैं चेंज इन डेल, तो चेंज इन डेल अगर निकालें हम तो ये हो जाएगा डेल 1 माइनस डेल 2। अब डेल 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 180 माइनस 2i, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिए, और डेल 2 का मान कितना दिया हुआ है, 180 माइनस 2i माइनस 2 थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 180 माइनस 2i माइनस से गुना करेंगे तो ये 180 माइनस माइनस प्लस 2i और माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, ये किसके बराबर आ रहा है, चेंज इन डेल, ठीक है। 180 प्लस 180 माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 2i प्लस 2i कैंसिल हो गया, देयरफॉर चेंज इन डेल जो है वो कितने के बराबर आया, 2 थीटा। चेंज इन डेल क्या था, तो पुराना वाला रिफ्लेक्टेड रे था, पुराना वाला परावर्तित किरण, और नया वाला परावर्तित किरण के बीच का कोण था। देखो दोनों के बीच का कोण है ना, ये पुराना वाला है और ये नया वाला,
जब दर्पण को घुमाएं तो चेंज इन डेल था, चेंज इन डेल कितने बराबर है 2 थीटा, यानी दर्पण को हम थीटा घुमाएं तो परावर्तित किरण में कितना झुकाव हो गया 2 थीटा झुक जाता है। अगर हम दर्पण को 30 डिग्री घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 60 डिग्री घूम जाएगा। अगर दर्पण को हम 45 डिग्री घुमाएंगे तो परावर्तित किरण 90 डिग्री घूम जाएगा। जितना एंगल पे हम दर्पण को घुमाएंगे उसके दुगने एंगल पे परावर्तित किरण झुक जाती है। ठीक है, तो यहां तक के है, आप इसको लिख लो अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी प्लेन मिरर से रिलेटेड और भी 1-2 टॉपिक, जैसे वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, जब 2 दर्पण के बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो उस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा, है ना, वो इमेज किस पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।